आज के लेक्चर में हम मॉज़ले लॉ और एटॉमिक नंबर को डिस्कस करेंगे। तो मॉज़ले एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1913 के अंदर बेसिकली जो है वो स्टडी की डिफरेंट वेवलेंथ एक्सरेज़ की, ठीक है। और वो एक्सरे कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था? वो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा था एनोड से, ठीक है। एनोड से प्रोड्यूस हो रहा था, जिसमें 38 डिफरेंट एलिमेंट्स के उन्होंने जो है वो वेवलेंथ को देखा, जिसमें एल्युमिनियम से लेकर गोल्ड तक जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स थे उनके बारे में इन्होंने स्टडी की। ड्यूरिंग इस वर्क उन्होंने अपने काम में ये देखा कि तकरीबन जो वेवलेंथ है एक्सरे की वो डिक्रीज़ होती है जैसे ही एटॉमिक मास बढ़ता है। यानी अगर एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास कम है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, वो आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर दूसरा एलिमेंट है उसका अगर एटॉमिक मास ज़्यादा है तो फिर उसकी वेवलेंथ कम होगी। ऐसे ही जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसने फर्दर जो ऑब्ज़र्व किया वो ये ऑब्ज़र्व किया कि जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं, ठीक है, यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस रेडिएशन, ये जो रेडिएशन था उसकी जो फ्रिक्वेंसीज थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस के, ठीक है। मतलब जो जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर उतनी ही उसकी फ्रिक्वेंसी है। और इसी तरीके से फिर मोज़ले ने जो लॉ दिया, उस लॉ में उसने क्या कहा, अब ये सारी इसने क्या किया, स्टडी की, ऑब्ज़र्व किया, सब कुछ किया। अब इसने जो लॉ दिया उस लॉ में इसने ये कहा द स्क्वायर रूट के जो स्क्वायर रूट है फ्रिक्वेंसी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के। तो उसने फिर ये लॉ दे दिया जिसके अंदर ए और बी आपको जो दिख रहा है वो बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास ये फ्रिक्वेंसी है, z इज़ नंबर ऑफ़ आपके पास एटॉमिक नंबर है, और इसके अंदर ए और बी जो है वो बेसिकली कांस्टेंट है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है इस चीज़ की आपके पास जो है ये एक लॉ दिया। अब हम आते हैं रेडियो एक्टिविटी पे। रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है? पहले तो आप ये समझें कि वो एलिमेंट जिसके अंदर से रेज़ निकलती हैं, ठीक है, वो एलिमेंट जिनके अंदर से रेज़ निकलती हैं उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ये जो रेज़ निकलने का फेनोमेना है, यानी जो प्रोसेस है, इसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो जो फेनोमेना रेडियो एक्टिविटी है वो बेसिकली फ्रेंच साइंटिस्ट थे हेनरी, उन्होंने 1896 के अंदर जो है बताया था। और वो बेसिकली कैसे बताया कि वो एक वर्क कर रहे थे यूरेनियम मिनरल के ऊपर, ठीक है। और उसमें इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि उसके अंदर से कंटिन्यूसली इनविजिबल रेज़ जो हैं वो निकल रही हैं, और वो जो रेज़ हैं वो बेसिकली ब्राइट स्पॉट बना रही हैं एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर, ठीक है। और आयनाइजिंग गैसेज पेनिट्रेटिंग थ्रू द थिन मेटल शीट एंड प्रोड्यूसिंग फ्लोरेसेंस ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। एक स्क्रीन उन्होंने बनाई जो कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, ठीक है। अब इन्होंने ये बताया कि जब वो रेज़ निकल रही हैं तो वो रेज़ निकल कर बेसिकली अगर कोई गैस है, जैसे कि हमारी जो ट्यूबलाइट होती है तो ट्यूबलाइट के अंदर गैस बढ़ी जाती है, ठीक है। फिर एक तरफ से एनोड और एक तरफ से कैथोड, उनके बीच से जब रेज़ गुजरती हैं तो उस गैस के साथ रिएक्ट करके एक ब्राइट रोशनी बनाती हैं जिससे हमें रोशनी मिलती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर आयोनाइजिंग गैस है, अगर आयोनाइजिंग गैस में ये रेज़ पेनिट्रेट करती हैं किसी थिन मेटल शीट्स के थ्रू तो बेसिकली वो फ्लोरेसेंस यानी लाइट जो है वो प्रोड्यूस करेंगी किसके ऊपर, एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर। फर्दर इन्होंने मज़ीद ये बताया कि कूलिंग, हीटिंग और कंप्रेशन जो है वो रेडिएशंस को इफ़ेक्ट नहीं करती। ये इन्होंने एक बात जो है इसके अंदर की। और दीज रेज वर नेम बैक्यूरेल रेज बट लेटर ऑन मैरी क्यूरी कॉन द टर्म रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है। शुरू में तो चूँकि ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये निकाली थी तो इन्हीं के नाम से रेज हो गई, लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट आई जिनका नाम था मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी के बाद इन रेज़ को रेडियो एक्टिव रेज़ कहा गया, क्योंकि जो ये रेडिएशन इमिट हो रही थी ये कंटिन्यूसली इमिट हो रही थी और ये नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, तो इसलिए इस फेनोमेना को नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहा गया, क्योंकि ये नेचुरल सब्सटेंसेज हैं और नेचुरल सब्सटेंसेज से आपके पास क्या निकल रही है, इस तरह की रेज़ निकल रही हैं, तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हो गई, ठीक है। मैरी क्यूरी और इनके जो हस्बैंड थे, तो मैरी क्यूरी जो थी वो आइसोलेटेड यानी उन्होंने अलग किया रेडियो एक्टिव कंपोनेंट को, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने सेपरेट किए दो न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका नाम था पोलोनियम और रेडियम। यानी इन दोनों ने पहले तो ये किया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को अलग किया, अलग करके फिर उसके बाद वो किस मिनरल से किए, ये जो पिच ब्लेंडी मिनरल था इसके अंदर से इन्होंने की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दो नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी सेपरेट किए जिसका नाम था पोलोनियम और रेडियम। अब नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितने भी होते हैं वो स्पॉन्टेनियस इमिशन करते हैं रेज़ की, ठीक है, ब्रेक डाउन टू मोर स्टेबल एलिमेंट, ठीक है। क्यों? ताकि वो जो है वो मोर स्टेबल एलिमेंट की तरफ जाए। एंड दिस इमिशन ऑफ रेडिएशन कंटिन्यूस टिल द स्टेबल एटम लीड इज़ फॉर्म्ड। और ये तब तक इमिशन करते रहते हैं, इनके अंदर से रेज़ निकलती रहती हैं जब तक वो स्टेबल एलिमेंट नहीं बन जाते। और जब वो स्टेबल एलिमेंट बन जाते हैं तो फिर उनके अंदर से जो रेज़ हैं वो बंद हो जाती हैं।
अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे जैसे इन्होंने यूरेनियम किया, यूरेनियम से क्या बन रहा है, थोरोनियम और अल्फा रेज। तो यूरेनियम से जो रेज निकल रही हैं वो अल्फा रेज है। तो न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है जब एक स्टेबल एलिमेंट को आप बॉम्बार्ड करवा रहे हो, ठीक है, यानी उसको तबाह कर रहे हो, उसको तोड़ रहे हो और स्ट्रक बाय द न्यूक्लियर पार्टिकल, और न्यूक्लियर पार्टिकल के साथ उसको स्ट्रक करवा रहे हो। तो अब ये क्या है, ये नेचुरल नहीं है। आप इसमें क्या कर रहे हो, आर्टिफिशियल तरीके से इसके अंदर इसकी स्टेबिलिटी को जो है ना डिस्टर्ब कर रहे हो, जिसकी वजह से ये अपने अंदर से रेज निकाल रहा है। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, जिसमें आप रेडियो एक्टिविटी करवा रहे हो, ठीक है। और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो क्या था, वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला था, जिसके अंदर नेचुरली तौर पर रेडियो एक्टिविटी हो रही थी। तो ये सिंपल एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हमने आज डिस्कस किया कि रेडियो एक्टिविटी दो तरह की है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल क्या होती है और आर्टिफिशियल क्या होती है। अब अगर हम मज़ीद बात करें तो फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ रेडिएशन पे। टाइप्स ऑफ रेडिएशन जो है बेसिकली रदरफोर्ड थे। रदरफोर्ड ने देखें ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स लिड का है, इसका लिड का बॉक्स बना हुआ है। अच्छा, लिड का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि लिड जो है ना, लिड के अंदर से कभी भी जो है ना रेज बाहर नहीं निकल सकती इस बॉक्स में अंटिल उसमें होल ना कर दो। तो इसीलिए इन्होंने लिड बॉक्स के अंदर जो है ना रेडियो एक्टिव मटीरियल को रखा। तो देखें रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव मटीरियल को लिड बॉक्स में रखा और फिर उन्होंने जो रेडिएशन इमिट हो रही थी, इट वॉज पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ये यहाँ से जब पास हो रही थी तो यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड रखी। उन्होंने फिर ये देखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लें या मैग्नेट रख दिया, तो इससे क्या हुआ कि जो पॉजिटिव रेज थी वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई, जो मतलब पॉजिटिव जो थी वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई, और जो नेगेटिव थी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई, और जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था वो सीधा स्ट्रेट जाकर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो गई। तो इस तरीके से इन्होंने रेडियो एक्टिव रेज को सेपरेट किया और वॉज मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और ये कैसे हो मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कहा आपको अभी पहले कि यहाँ पर इन्होंने मैग्नेट रखा, तो मैग्नेट की मदद से इन्होंने सेपरेट कर दिया। पहले यहाँ से तो सारी तीन तरह की रेज एक साथ निकल रही थी, बट यहाँ पे इन्होंने मैग्नेट पुट किया और इन तीन रेज को अलग कर दिया। और इन मैग्नेटिक फील्ड अल्फा रेज वर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड साउथ पोल एंड बीटा टूवर्ड नॉर्थ पोल। साउथ पोल की तरफ अल्फा रेज गई और नॉर्थ पोल की तरफ आपके पास कौन सी आई, बीटा रेज आई। तो ये इन्होंने बेसिकली टाइप्स ऑफ रेडिएशन बताया। इसके बाद अगर आप इसी पेज पे मज़ीद देखें तो इस पेज के ऊपर जो है इन्होंने ये पूरा चार्ट दिया हुआ, और इस चार्ट के अंदर इन्होंने जो है पहले तो प्रॉपर्टी बताई हुई है कि मास कितना है तीनों का, फिर इन्होंने कॉम्पोजिशन बताई हुई है कि किससे मिलकर बने हैं, फिर इन्होंने बताया कौन किसकी तरफ मूव कर रहा है, फिर उसके बाद इन्होंने चार्ज का बताया हुआ अगर आप देखें, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये देखें, इन्होंने यहाँ पे चार्ज को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने इसके अंदर डिस्कस की हुई हैं, और ये आयनाइजेशन पावर्स हो गई, पेनिट्रेटिंग पावर्स हो गई, स्पीड हो गई, ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने इसमें डिस्कस की हैं। अब अगर हम मज़ीद आएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। न्यूक्लियर रेडिएशन की यूजेस क्या है, तो यूजेस क्या हैं भाई, मतलब ये रेज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो मेडिकल फील्ड के अंदर बड़ा यूज़ होता है। ये रेज़ किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, और कुछ डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होती हैं, जिसमें बड़ी एग्जांपल हमारे पास कैंसर है, ठीक है। और ये रेडिएशन जो है वो यूज़ टू स्टडी द बोन फॉर्मेशन इन मेमल्स, और यही रेडिएशन जो हैं वो यूज़ की जाती हैं बोन फॉर्मेशन जब मेमल्स के अंदर हो रही होती है। रेडियो एक्टिविटी जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ ट्रीटमेंट है कैंसर के अंदर, जो देखें यहाँ पे बताएं, जिसमें रेडियो आइसोटॉप जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियर मेडिसिन की एक फ़ील्ड जो है बड़ी तेज़ी से जो है वो आजकल फैल रही है, और ये जो फील्ड है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन, जिसमें कैंसर ड्रग्स वगैरह और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें तो रेडियो आइसोटॉप जो है वो यूज़ होते हैं ट्रीट करने के लिए सीड्स को इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को, मतलब सीड्स को ट्रीट किया जाता है जिससे वो फिर इजीली जो है फर्टाइल हो जाते हैं और न्यू आपके पास क्रॉप्स बन जाती हैं। अच्छा, ये बेसिकली यही रेडिएशन जो है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी भी करती हैं। कराची के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो लगाया गया है, जो कि बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाकर देता है। इसी तरीके से इन इंडस्ट्रीज़ दे आर यूज टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और यही रेज इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को देख रही होती हैं। जैसे रेडियो आइसोटॉप्स आर ऑल्सो यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मेटल एंड थिकनेस ऑफ प्लास्टिक। अब जैसे रेडियो आइसोटॉप जो है ये कि बेसिकली आपको क्या बता रहे हैं, किसी भी प्लास्टिक की थिकनेस और किसी भी मेटल की डेंसिटी। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि जो मैं अगर किसी इंडस्ट्री में मैं प्लास्टिक बना रहा हूँ या मेटल बना रहा हूँ, उनकी डेंसिटी और उनकी थिकनेस मुझे फाइंड करनी है, तो ईजीली जो है वो इस रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की मदद से जो है ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। और इस फील्ड ऑफ जियोलॉजी, ये जो एक फील्ड है जियोलॉजी, जिसमें ज़मीन यानी अर्थ के अंदर अर्थ को पढ़ा जाता है, तो जियोलॉजी की फील्ड के अंदर दे आर यूज टू स्टडी द रॉक्स,
जो रॉक हैं, चट्टानें हैं, वो इन रेस के थ्रू की जाती हैं, क्योंकि इन रेस को नीचे ज़मीन में डाला जाता है तो वो फिर आपको आइडेंटिफाई करके देती हैं कि रॉक्स कहाँ पर हैं, फिर रॉक्स की पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ें। और जो कार्बन 14 आइसोटॉप है वो यूज़ किया जाता है टू मेजर द एज ऑफ फॉसिल्स एंड आर्टिफैक्ट आर्कियोलॉजी। मतलब जैसे आपको ना एक बहुत पुराना जो है वो पत्थर मिल गया, ठीक है, कोई इस तरह की पुरानी चीज़ मिल गई, अब आप ये चेक करना चाह रहे हो कि भाई उसकी एज क्या है, तो उसमें कार्बन 14 आइसोटॉप जो है वो यूज़ होता है और इसमें जो है वो आप उसकी एज को फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने आज रेडिएशन, रेडियो एक्टिविटी की 2 टाइप्स, नेचुरल आर्टिफिशियल टाइप्स ऑफ रेडिएशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उसके साथ यूजेस ऑफ रेडिएशन को हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है।